Hello, literature lovers. Welcome to Litwit Club. Hope you all are doing great. And today we will continue our uh, video on LT grade. As you know कि पीजीटी के एग्जाम्स जो हैं कि वो पोस्टपोन हो चुके हैं बट वो कैंसिल नहीं हुए. यू मस्ट रिमेम्बर दैट. ओके. सो हमारा जो एमसीक्यू पीजीटी पे आ रहा है वो कंटिन्यू रहेगा बट विद सम इंटरवल्स. और हम लोग एलटी ग्रेड को कंटिन्यू करेंगे ऑन रेगुलर बेसिस. एंड इसमें हम लोग पहले तो हम 30 एमसीक्यूज करेंगे. उससे पहले हम लोग जैसे कोई भी जो भी हमारी टॉपिक रहेगी उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे. फिर उसके अकॉर्डिंग ही 30 एमसीक्यूज रहेंगे. इसके अलावा हमारे प्रैक्टिस सीरीज भी आएंगे. सो स्टे ट्यून्ड विथ अस एंड थैंक्स फॉर sharing our videos and liking us, commenting your valuable feeds to us. So let's start. And today we were going to discuss Philip Larkin's Wants, a poetry by Philip Larkin. So here in the first slide we will discuss about the poet. Philip Larkin, born in 1922 and died in 1985. Now, so 1922, you know, it is the age of wasteland. So the full name of Philip Larkin is Philip Arthur Larkin. Birth 1922, कॉन्वेंट्री इंग्लैंड में बर्थ है इनका. डेथ 1985, हॉल इंग्लैंड में है. इन्होंने सेंट जॉन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से फर्स्ट क्लास में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ. नाउ he is also his career is as a chief librarian at University of Hull. ओके. सो वहां पे वो एज अ चीफ लाइब्रेरियन काम कर रहे थे और वो उनको एक स्टेबल लाइब्रेरियन वर्क ज्यादा अच्छा लगा ओवर लिटरेरी सर्कल लाइफ. मीन्स वो पोइट्री लिखना तो पसंद करते थे बट पोएट्स के साथ रहना या ऐसा वो बहुत ही एक स्टेबल लाइफ और अलोन और सॉलिट्यूड वाली लाइफ ही पसंद करते थे. ना इनकी लिटरेरी पोजीशन की बात करें तो वो लीडिंग वॉइस रहे हैं द मूवमेंट पोएट्स के, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे. 1950s की ये वुमेन पोएट्री करके एक ग्रुप है जो कि एक अलग तरीके की पोएट्री लिख रही होती है. अगर फिलिप लार्किन के स्टाइल की बात करें तो काफी प्लेन और एक्सेसिबल लैंग्वेज रहता है इनका. काफी कंफ्यूजिंग या काफी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं यूज करते लाइक एजरा पाउंड और टीएस इलियट. काफी एंटी रोमांटिक है, स्केप्टिकल आउटलुक के साथ ये लिखते हैं. रीजन क्या है कि ये जब लिख रहे होते हैं या इनका बर्थ भी आप देखते हो तो ये बिटवीन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड है. यू नो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 14 टू 18, 1914 टू 1918 और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 1939 से 1945 के बीच में रहा. सो ये कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही कहीं आते हैं. तो वो कहीं ना कहीं वॉर ट्रोमा और एक स्केप्टिकल आउटलुक वो आपको देखने को मिलता है. इस समय के सभी पोएट्स और राइटर्स के साथ आपको ये देखने को मिलता है. नाउ इनके जो थीम्स होते थे ऑर्डिनरीनेस, बहुत ही सिंपल लाइफ के बारे में लिख रहे होते हैं. डेथ के बारे में लिख रहे होते हैं. टाइम, आइसोलेशन और मॉडर्न डिसइल्यूजनमेंट जो चीजें हो रही हैं वर्ल्ड वॉर के बाद, या बिटवीन वर्ल्ड वॉर और थ्रू वर्ल्ड वॉर, उन सब चीजों के ऊपर ये लिख रहे होते हैं. प्रिसाइज फॉर्म है इनका काफी. अवॉइडेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मॉडर्निज्म. लाइक आप देखते हो बहुत से ऐसे मॉडर्निस्ट राइटर्स रहते हैं, पोएट्स रहते हैं जो कि अपने फॉर्म के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं. मीन्स पोइट्री में प्रोज कहीं ना कहीं ला रहे होते हैं या प्रोज में पोइट्री वाला कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे होते हैं. तो उन सब एक्सपेरिमेंट से अलग वो काफी सिंपल और प्रिसाइज फॉर्म यूज करते हैं फिलिप लार्किन. नाउ इनके कुछ मेजर वर्क्स या मेजर कलेक्शंस की बात कर लें तो जो सबसे पहला इनका कलेक्शन रहा है वो द नॉर्थ शिप करके रहा है 1945 में, जो कि यीट्स, डब्ल्यू बी यीट्स से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे उस वक्त. नाउ जो सेकेंड उनकी पोएट्री है, पोएट्री कलेक्शन है द लेस डिसीव्ड, 1955 में आया, जो कि उनके मैच्योर स्टाइल को दिखाता है. और उसमें का जो फेमस पोएम है चर्च गोइंग, आपने पढ़ा भी होगा पीजी में कहीं ना कहीं, अगर ये हमारे वर्क में होगा, सिलेबस में होगा या इवन कभी ना कभी ये हमारे चैनल पे जरूर आएगा इसके ऊपर वीडियो. नाउ इनका जो थर्ड कलेक्शन रहा है दैट इज द विंसन वेडिंग्स. ओके, 1964 में द विंसन वेडिंग्स आया हुआ है. पोएम ऑन इंग्लिश लाइफ एंड ट्रांजिएंस.
सो इंग्लिश लाइफ के ऊपर ये पोएट्री रही है। बेसिकली इसमें जो भी पोएट्री रही है, हाई विंडोज करके इनका एक वर्क आया, जिसमें उन्होंने एजिंग, सेक्सुअल फ्रीडम और डिस्पेयर जैसे थीम्स पे बात की। हाँ, इनके बाद इनका एक प्रोज कलेक्शन रहा है, जिसमें एसेज और रिव्यूज के ऊपर उन्होंने काम किया है, लाइक ऑल व्हाट जेज करके उनका उस वर्क का नाम रहा। नाउ लार्किन ने दो नॉवेल्स भी लिखे हैं, जिल और अ गर्ल इन विंटर। ओके, सो ये सब लिखा गया ना। इसके अलावा इनको पोएट लॉरियटशिप भी ऑफर किया गया है, बट वो उसको लेते नहीं है। सो ये एक इम्पोर्टेंट बात है इनके बारे में। नाउ अगर जिस एज में फिलिप लार्किन बिलोंग कर रहे होते, बेसिकली देखो, एज से मतलब होता है कि जब वो पैदा होते हैं तब नहीं, जब वो पोएट्री, उनकी जो मैक्सिमम पोएट्री किस टाइम पीरियड में लिखी गई है, उसी को हम एज की बात कर रहे हैं, या उस वक्त के टाइम हिस्टोरिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट को हम एज की बात कहते हैं। सो बेसिकली ये एज 1945 से 1980s है। ओके, वो 1922 में बर्थ हुआ है, बट उनकी मेन जो पोएट्रीज आती हैं वो 1945 से और 80s के बीच में कहीं ना कहीं उनके वर्क्स जो आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस वजह से ये एज होता है फिलिप लार्किन का। और ये पोस्ट वॉर ब्रिटेन कहीं ना कहीं उस वक्त रहता है, एज आई टोल्ड यू कि हम लोग ने 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है कि देखा पूरे यूरोपियन कंट्रीज ने। तो उसके बाद का जो कॉन्टेक्स्ट है वो कैसा रहा होगा। तो अगर हम इस हिस्टोरिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो ब्रिटेन जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद काफी ज्यादा इकोनॉमिकली वीक हो चुका था, और सोशली वो फ्रैक्चर्ड हो चुका है। हम्म बिफोर वर्ल्ड वॉर सेकेंड वो एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री थी। हाँ, पावर के मामले में वो कह लो एक तरीके से वो सबसे ऊपर थी, डोमिनेटिंग थी पूरे वर्ल्ड में। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद वो उसका वो जो एक ओहदा था, या कह लो उसका वो जो प्लेस था, वो किसने ले लिया? वो यूएसए ने ले लिया। ओके, वो आज तक भी देख रहे हो कि यूएसए पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री के रूप में देखी जाती है। वही पावर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले किसके पास था? ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन के पास। तो वो सोशली और इकोनॉमिकली जो वीक हो चुका है ब्रिटेन उस वक्त, उससे वो इमर्ज कर रहा होता है 1945 के बाद। नाउ पोस्ट वॉर ऑस्टेरिटी, राशनिंग, रीबिल्डिंग, डिक्लाइन ऑफ एम्पायर, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। 1950 से 60s के बीच में आपको राइज ऑफ वेलफेयर स्टेट, सोशल मोबिलिटी, और येट ऑल्सो डिसइल्यूजनमेंट विद पॉलिटिक्स एंड मेटेरियलिज्म। सो सोशल मोबिलिटी और स्टेट वेलफेयर तो देखने को मिलता है, लेकिन साथ में पॉलिटिक्स और मेटेरियलिज्म के लिए एक डिसइल्यूजनमेंट भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देखते हो मिडिल क्लास के बीच में एक एंग्री यंग मैन वाला कॉन्सेप्ट निकल के आता है। मिडिल क्लास जो है काफी ज्यादा फेड अप है, क्योंकि उसको वॉर के बाद इकोनॉमिकली वीक होने की वजह से जॉब्स बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं। तो यंग मैन जो पोर्ट्रेट कर रहा है, ऑर्डिनरी लाइफ को पोर्ट्रेट कर रहा है रियलिस्टिक वे में। इसमें जॉन ऑसबॉर्न का नाम आता है, जिनका लुक बैक इन एंगर काफी फेमस वर्क रहा है। तो ये चीजें चल रही होती है ब्रिटेन में। ना अगर लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो इस वक्त मूवमेंट पोएट्स का बहुत ज्यादा वर्क्स आपको देखने को मिलते हैं। इसमें फिलिप लार्किन का नाम आता है, किंग्सली एमिस का नाम आता है, डोनाल्ड डेवी, थॉमस गन और एलिजाबेथ जेनिंग्स जैसे पोएट्स का नाम आता है। और ये जो मूवमेंट पोएट्री है, या ये मूवमेंट पोएट्स जो हैं, ये बेसिकली रिएक्शन था। किसके अगेंस्ट में रिएक्शन था? तो वो जो मॉडर्न ऑब्सक्योरिटी, टीएस इलियट और एजरा पाउंड के वर्क्स में ऐसे ऐसे मॉडर्निस्ट राइटर्स के वर्क में देखने को मिलता है, जो मॉडर्निस्ट ऑब्सक्योरिटीज को दिखा रहे होते हैं, कंफ्यूजन को, डिसइल्यूजनमेंट को दिखा रहे होते हैं, उसको वो उसके रिएक्शन में था। और साथ में वो न्यू रोमांटिसिज्म, डायना थॉमसन, जो कि एक रोमांटिसिज्म के कॉन्सेप्ट को लेकर आने की बात है, तो ये उसको भी डिनाई कर रहे होते हैं। मीन्स ना वो मॉडर्न जो पोस्ट मॉडर्न या मॉडर्न ऑब्सक्योरिटी है उसको भी फॉलो नहीं करना चाहते हैं, साथ में वो न्यू रोमांटिसिज्म जो है उसको भी फॉलो नहीं करना चाहते। उनका इम्फेसिस बेसिकली किस चीज पे रहा है? सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी और कोलोकियल स्टाइल। सो बेसिकली इनकी वर्क्स जो होते हैं पोएट्स, इस समय के जो मूवमेंट पोएट्स थे, इनके वर्क्स में आपको सिंप्लिसिटी देखने को मिलती है, क्लैरिटी देखने को मिलती है, साथ में एक कोलोकियल स्टाइल, मीन्स डे टू डे लाइफ में जो लैंग्वेज यूज हो रहा है वो भी देखने को मिलता है। साथ में इनके वर्क्स काफी रियलिज्म और स्केप्टिसिज्म की बात करते हैं, और ये मिथ और एब्स्ट्रैक्शन जैसी चीजों को वो अवॉइड करते हैं। नाउ और दूसरे ट्रेंड्स जो इस एज में चल रहे होते हैं, तो वो है ग्रोथ ऑफ पोस्ट कॉलोनियल एंड इमिग्रेंट वॉइसेस। सो इसमें सलमान रुश्दी का भी नाम आता है कि अब ये पोस्ट कॉलोनियल कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है,
जो पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज हैं वो अपनी वॉइसेस वर्क्स में उनके वर्क्स में देखने को मिलता है। साथ में थिएटर ऑफ एब्सर्ड पे भी काम चल रहा होता है। सैम्यूल बेकेट और हरोल्ड पिंटर 1960s के बाद से ये आपको पोस्ट वर्ल्ड वॉर जो एक तरीके का थिएटर है जिसको हम थिएटर ऑफ एब्सर्ड भी कहते हैं वो देखने को मिलता है। साथ में सोशल नॉवेल्स जो कि वर्किंग क्लास लाइफ को डिपिक्ट कर रहा होता है, जैसे इसमें एलन सेलिटो और जॉन ऑसबॉर्न का नाम आता है। लुक बैक इन एंगर, जो हमने एंग्री यंग मैन की बात की, तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं इस एज में। नाउ अब यहाँ पे फिलिप लार्किन जो है इन सब से कैसे अलग दिखते हैं। पहले तो उनको एक अनऑफिशियल लॉरिएट के रूप में पोस्ट वॉर इंग्लैंड में देखा जाता है, क्योंकि और वो किस लिए, क्योंकि वो कैप्चर करते एवरीडे लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी ब्रिटन्स। सो ब्रिटेन के जो लोगों लोगों की जो ऑर्डिनरी लाइफ है, एवरीडे लाइफ है, उसको वो कैप्चर कर पाते हैं। और इनका जो रिजेक्शन है मॉडर्निस्ट डिफिकल्टी और लॉफ्टी सिंबलिज्म मेड हिम एक्सेसिबल। सो ये बेसिकली जो मॉडर्निस्ट डिफिकल्ट वर्क्स या लॉफ्टी सिंबलिज्म है उसको वो रिजेक्ट करते हैं। जैसे लाइक ये आपको टीएस इलियट के वर्क्स में देखने को मिलता है। ओके, कि वो एल्यूजन सिंबल्स इन सब का यूज कर रहे होते हैं, जो कि आज के समय में अगर एक स्टूडेंट पढ़ने जाता है वेस्टलैंड को तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एल्यूजन्स और सिंबल्स का यूज है। सो बट लार्किन की जो पोएट्री है वो काफी ज्यादा सिंपल है, क्योंकि वो इन सब चीजों को रिजेक्ट करती है। नाउ इनके पोएट्री में हमको डिस्पेयर, आयरनीज, मॉडेस्ट होप्स जैसी चीजें पोस्ट वर्ल्ड वॉर मिडिल क्लास इंग्लैंड की वो दिखाई देती है। नाउ अब हम इस पोएट्री को देखते हैं। 10 लाइन की पोएट्री है, इस वजह से हम लाइन बाय लाइन जा सकते हैं। नाउ द वेरी फर्स्ट लाइन इज बियॉन्ड ऑल दिस द विश टू बी अलोन। ओके, सो बियॉन्ड ऑल दिस मीन्स वर्ल्ड में जो भी चीजें चल रही होती वर्ल्डली अफेयर्स, उन सब के अलावा भी वो क्या विश है पोएट की या नरेटर की, टू बी अलोन, वो अकेला रहना चाहता है। सो वर्ल्ड वॉर के बाद कहीं ना कहीं या हम हमारे लाइफ में भी एक ऐसा पीरियड आता है जब हमको लगता है कि हमें अकेले रहने का मन करता है। सो हर चीज रहते हुए भी हमको थोड़ी सी शांति और थोड़ा सा अकेलापन की जरूरत होता है। Now, इसके अलावा लेकिन फिर भी क्या है, हाउ एवर द स्काई ग्रोस डार्क विथ इनविटेशन कार्ड्स। लेकिन इसके बावजूद अकेला रहना चाहता है इंसान, लेकिन उसके बावजूद जो स्काई ग्रोस डार्क, तो स्काई ग्रोस डार्क बेसिकली ये लाइफ के एंडिंग की बात कर रहा है, मीन्स ओल्ड एज की बात कर रहा है, कि जब शुरू से लेके अंत तक हमें कुछ ना कुछ इनविटेशन कार्ड्स, मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ काम आते रहते हैं और उसको हमको करना ही रहता है। सो एक आदमी जो है वो एक पीसफुल लाइफ चाहता है, लेकिन उसकी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, उसको वो इनविटेशन कार्ड्स के तौर पे देख रहा है वो। However, we follow the printed directions of six. इसके अलावा हमें और भी क्या मिलता रहता है कि हमें प्रिंटेड डायरेक्शंस ऑफ सिक्स, बेसिकली ये बता रहा है ये लाइन प्रिंटेड डायरेक्शन ऑफ सिक्स, दैट कि वी कैन नॉट escape the life and its function। लाइफ और उसके फंक्शन को हम कहीं ना कहीं डिनाई नहीं कर सकते, हम उसको स्कीप नहीं कर सकते। हमें शादी करनी है, हमें बच्चे पैदा करने हैं। सो ये जो एक प्रिंटेड डायरेक्शन कह लो है, हमें हमें एक सेट रूल दिया गया है जिसको हमको फॉलो करना है, उसको हम उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। हाउएवर द फैमिली इज फोटोग्राफ्ड अंडर द फ्लैग स्टाफ। सो यहाँ पे जो ये फ्लैग स्टाफ है ये बेसिकली सिंबल है किसका, ड्यूटी का, है ना, कि हमारा ड्यूटी दिखाता है वो। हाँ, टुवर्ड्स फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, हमारे कुछ ड्यूटीज हैं जिसको हमको फॉलो करना ही होता है। सो इन सब के बावजूद हम क्या, बियॉन्ड ऑल दिस द विश टू बी अलोन, इन सब के बावजूद, ये सब होने के बावजूद भी हमें कहीं ना कहीं एक पर्सन जो है कि वो थोड़ी देर के लिए अकेला भी रहना चाहता है। और ये सब चीजें वर्ल्ड वॉर के बाद में ये कॉन्सेप्ट देखने को आपको मिलता है। Okay, so these are the first 5 lines of the poetry. Beneath it all, the desire for oblivion runs. Despite the artful tension of the calendar, the life insurance, the tabled fertility rites, the costly aversions of eyes from death, beneath it all, the desires for oblivion runs. Now, यहाँ पे यहाँ पे हमने देखा बियॉन्ड ऑल दिस, इन सब के बावजूद, अब इन सब के रहते हुए भी, हाँ, द डिजायर फॉर ऑब्लिवियन रन्स।
ना ऑब्लिवियन को हम दो तरीके से देख सकते हैं। ऑब्लिवियन एक डेथ की बात हो सकती है ना, कि डेथ की बात कर रहा है। और दूसरा क्या हो सकता है, स्टेट मीन्स हम इंटायरली अलोन रहना चाहते हैं। हाँ, इंटायरली अलोन रहने की बात हो रही है, अकेला रहने की बात हो रही है। हाँ, या तो हम अकेले रहने की बात कर रहे हैं या हम डेथ की बात कर रहे हैं, कि इन सब के परे हमें फिर भी डिजायर है किस चीज का। या तो कोई चाहता है कि भाई मैं मर ही जाऊं, ऐसा आप सुनने को मिलता है, या फिर मुझे अकेला छोड़ दो। तो ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है इन सब के बावजूद, डिस्पाइट द आर्टफुल टेंशंस ऑफ द कैलेंडर। हाँ, कि डिस्पाइट द आर्टफुल टेंशन ऑफ द कैलेंडर। नाउ ये आर्टफुल टेंशन क्या है? सो आर्टफुल टेंशन ऑफ द कैलेंडर मीन्स टाइम पासिंग। ठीक है, लेकिन फिर भी टाइम पास हो रहा है, डेथ आने वाला है, लेकिन फिर भी हम कैलेंडर्स देख रहे हैं, मीन्स बेसिकली हम प्लानिंग कर रहे होते हैं। हम्म, प्लानिंग कर रहे होते हैं आउट ऑफ डेज की, मतलब जो चीजें होने वाली हैं या जो चीजें आने वाली हैं, हम उसकी प्लानिंग कर रहे होते हैं, और उसका हमें टेंशन रहता है कि यार अभी ये काम करना है, ये काम करना है। सो हमें पता है कि हमें एक दिन मरना है, उसके बावजूद हम कहीं ना कहीं इस टेंशन में भी रहते हैं कि हमारा कल हमको ये काम करना है, वो काम करना है। सो और उसके लिए हमें पता है कि डेथ है, तो हम उस डेथ से बचने के लिए या उसके उसको पीठ दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस। हाँ, हम कि हमारे मरने के बाद भी हमारे पीछे जो लोग बच जा रहे हैं, हम उनके लिए एक तरीके से कुछ तो सिक्योर एश्योरेंस दे पाए। सो और या फिर दूसरा है टेबल टर्न राइट्स, मीन्स ये कह रहे कहीं न्यू क्रिएशन की बात कर रहा है। हाँ, टेबल्ड फर्टिलिटी राइट्स, जो कि न्यू क्रिएशन की बात कर रहा है। ठीक है, राइट्स एंड रिचुअल्स की बात कर रहा है कि हमें शादी करनी ही है, हमें बच्चे पैदा करने, सो दैट कि हमारी जो ब्लड लाइन है वो कंटिन्यू रह सके। हाँ, द कॉस्टली अवर्जन्स ऑफ आइज फ्रॉम डेथ। सो ये सब चीजें क्या है, कॉस्टली अवर्जन्स है ऑफ द लाइफ फ्रॉम डेथ। ओके, मीन्स कि हम ये चीजें कर रहे होते हैं ताकि हम डेथ को कहने कहने अवॉइड कर पाए। हाँ, लेकिन इन सब के बावजूद हमें एक दिन मरना है कहीं ना कहीं, हम उस डिजायर के साथ जी रहे होते हैं। तो दिस इज द पोएट्री। नाउ वी आर कमिंग टू 30 MCQs, जो कि हम इससे रिलेटेड करेंगे। ओके, 30 MCQs, और ये इस वर्क को समझने में हमें और हेल्प करेगा। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द पोएट ऑफ वॉन्ट्स। सो ये वैसे तो लग रहा है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, बट अगर एग्जाम में आ गया और हम भूल चुके हैं तो वो हमारे लिए टफ क्वेश्चन हो जाएगा। सो बेसिकली वेदर इट इज टेड ह्यूज, फिलिप लार्किन, W.H. Auden और थॉम गन। सो ये जो तीन पोएट्स है इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। सो यहाँ पे ये फिलिप लार्किन है। इन विच कलेक्शन वॉज वॉन्ट्स फर्स्ट पब्लिश्ड? सो वेदर इट इज नॉटशिप, फाइव विंडोज, the Whitsun Weddings, or the Less Deceived. So it is published in The Less Deceived. What is the central theme of Wands? Whether it is romantic love, celebration of nature, desire for solitude and death, or childhood nostalgia. So it talks about the desire for solitude and death. What is the opening line of the poem? Beneath it all, the desire for oblivion runs, or beyond all this, the wish to be alone, or however the family is photographed under the flagstaff, or despite the artful tension of the calendar. So it is beyond all this, the wish to be alone. Next question is, what does the phrase beyond all this suggest? Whether it suggests beyond childhood memories, beyond political conflicts, or beyond material possessions, or beyond the complexities of social life. So it shows beyond the complexities of social life. Next question is, which literary device is used through the repetition of however in the first stanza? So if you go through the poetry, you will find there is here it is the poetry, कि यहाँ पे तीनों लाइन में आपको एक वर्ड देखने को मिल रहा है, हाउएवर, हाउएवर एंड हाउएवर। ओके, सो अगर हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? वेदर इट इज एलिटुएशन, मेटाफर, एनाफोरा और आयरनी। So it is basically a anaphora.
जब एक ही वर्ड, ओके, कई लाइंस में आपको रिपीट होते हुए मिले तो उसको हम एनाफोरा कहते हैं. द स्पीकर्स डिजायर टू बी अलोन इज कॉन्ट्रास्टेड विथ, हाँ, जो कि उसका डिजायर है अलोन रहने का, वो किस चीज से कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, वेदर इट इज फ्रॉम नेचर्स ब्यूटी और फैमिली एंड सोशल ऑब्लिगेशंस, नेशनल आइडेंटिटी और चाइल्डहुड नोस्टैल्जिया. सो ये रहते हुए भी उसके पास एक फैमिली है, सोशल ऑब्लिगेशंस है जिसको उसको फॉलो भी करना है. वो भले अकेला रहना चाहता है, हर कोई अकेला रहना चाहता है, बट देर इज सम ऑब्लिगेशंस फॉर यू, फॉर यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फैमिली, फॉर सोसाइटी, फॉर फ्रेंड्स. सो उसको भी आपको फॉलो करना है. What does the family photograph under the flagstaff symbolize? The weight of tradition and family expectations, national unity, a happy memory, or political propaganda. So it is the weight of tradition and family expectations जो कि आपको कहीं ना कहीं फुलफिल करना ही होता है. What deeper wish is revealed in the second stanza? So whether it is desire for health, desire for oblivion or death, desire for love or desire for success. So it is desire for oblivion, that is death. The word oblivion in the poem most nearly means forgetfulness and extinction, enlightenment, celebration or creation. So it is to forgetfulness and extinction. Which of the following best describes the tone of wants? Whether it is cheerful and romantic, skeptical and bleak, patriotic and optimistic, or mysterious and magical. So it is skeptical and bleak. What does the artful tensions of the calendar refers to? Seasonal beauty, school timetables, astrology, or rituals and responsibilities of time. So it is the rituals and responsibilities of time. The poem suggests that human life is full of simple joys, duties and artificial obligations, eternal love or heroic adventures. So the poem suggests that human life is full of duties and artificial obligations. The line, the costly aversions of life implies love at first sight, the effort of avoiding truth and death, religious devotion, or political loyalty. So it symbolizes or it implies the effort of avoiding truth or death. Which two main desire runs through the poem? Love and money, art and politics, solitude and oblivion, and religion or power. So it is solitude and oblivion. The poem can be read as a meditation on marriage and family, mortality and human avoidance of death, love and friendship, national pride. So it's somewhere meditation on mortality and human avoidance of death. Which poetic technique dominates wants? So कौन सी poetic technique आपको देखने को मिलती है यहाँ पे? Whether it is mythological allusions is there, clear and plain diction, romantic imagery or complex symbolism. As you know कि जो मोमेंट पोएट्स होते हैं वो माइथोलॉजिकल एल्यूजन्स को, रोमांटिक इमेजरी को, कॉम्प्लेक्स सिंबलिज्म को रिजेक्ट करते हैं, और उनकी पोएट्री कैसी होती है? क्लियर एंड हैविंग प्लेन डिक्शन. Larkin's style in Wands reflect the influence of modernist difficulty, romantic nature, worship, the movement's plain realism, or Victorian morality. So it is the movement's plain realism. The speaker in the poem appears to reject literature, society and its rituals, music, or nature. So here it appears that he rejects society and its ritual. What is the ultimate want expressed in the poem? To be famous, to escape into solitude and death, to find true love, or to achieve wealth. So it is to escape into solitude and death. Next question is, which emotion underlies the poem most strongly? Whether it is joy, fear,
resignation, or anger. So it strongly underlies resignation. The use of repetition in the poem emphasizes nature's beauty, inescapability of life's demands, political propaganda, or comic effect. सो हाउएवर वर्ड जो बार बार आ रहा है होता है या वो बार बार कह रहा होता है कि मुझे स्केप करना है, सो दैट मीन्स कि वो स्केप नहीं कर पा रहा है। जो लाइफ के जो नियम है, कानून है, जो भी बंधन है, उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो इन स्केपेबिलिटी ऑफ लाइफ डिमांड्स, the poem can also be classified as reflection on the inevitability of death, social happiness, childhood innocence, or religious devotion. So, the inevitability of death. The printed direction of six pointed toward love poems, social convention of marriage and reproduction, scientific manuals, or political propaganda. So it is that you are socially there is a convention or rituals or rites, whatever you can see. Ki you have to marry and you have to reproduce children. So this is the point towards printed direction of sex. How many stanzas does wants contain? One, two, three, or four. So it contains two stanzas of 5 lines each. Okay. The tone of the second stanza is more dark and fatalist, light-hearted, celebratory, or comic. So it is dark and fatalistic. The line, despite the artful tensions of the calendar, suggests human attempts to control time, seasonal beauty, school routines, or literary traditions. So it is human attempts to control time. Which of these words best describe the structure of wants? Whether it is fragmented, rhythmic but restrained, mythical and elaborate, romantic and lyrical. So it is very much fragmented. In Larkin's perspective, rituals and conventions are source of joy, empty distractions from solitude and death, necessary truth, or harmless traditions. So for Larkins, it is empty distractions and from solitude and death. And the last question for this topic is the poem Wants ultimately reflects Larkin's large poetic preoccupation with heroism, mortality, isolation, and futility of human rituals, love and passion, adventure and travel. So it shows or it reflects his concept of mortality, isolation, and futility of human rituals. So this is for today's topic wants. Let me know what you think about the video. I want your valuable feedbacks. Also join us on Telegram for daily quizzes and updates. Thanks for watching. मिलते हैं next video में.